नमस्कार दोस्तों, उड़ान लॉ एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आईपीसी के प्री के लिए जो मैं यूपी एपीओ टारगेट बैच चला रहा हूं और जो अदर स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए आईपीसी का मैं प्री का पूरा कराने वाला हूं। सेक्शन 1 से लेकर 5111 तक, 511 तक। तो आज मैं लेके आया हूं सेक्शन 1 से 52A तक। ठीक है, इसमें आईपीसी के प्री के हिसाब से हम पढ़ेंगे। इसमें सेक्शन 34 149 का जिक्र नहीं आएगा क्योंकि ये वो मेंस का क्वेश्चन है और मेंस का क्वेश्चन मैं अपने यूपी टारगेट वाले बैच में करा चुका हूँ। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। भारतीय दंड संहिता 1860 का ये 45वां एक्ट था। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि कौन सा एक्ट था। तो 45वां एक्ट था। 6 अक्टूबर 1860 में ये बना। कब बना? 6 अक्टूबर 1860 में बना और 1 जनवरी 1862 को लागू हुआ। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। 6 अक्टूबर 1860 में बना है और 1 जनवरी 1862 को लागू हुआ है। एक्सटेंट होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत पर लागू है। अभी जो ये अमेंडमेंट आया है 2019 में, उससे पहले यह सिर्फ और सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके भारत पर लागू होता था और जम्मू एंड कश्मीर में रणवीर पीनल कोड लागू होती थी। लेकिन जब ये अमेंडमेंट हो गया 31 अक्टूबर 2019 को, तब से एक्सटेंट होल ऑफ इंडिया पे लागू है। तो 370 हटाया गया था तब से। सेक्शन 4, भारत के बाहर संहिता का विस्तार। अब भारत के बाहर भारत की संहिता का कहाँ तक विस्तार है, इसके बारे में सेक्शन 4 बताता है। पहला क्लास करता है भारत के बाहर भारत के किसी नागरिक द्वारा। अगर मैं जाकर के इंग्लैंड में कोई अपराध करता हूं तो मेरे ऊपर आईपीसी लागू होगी, पहला पॉइंट। दूसरा, किसी भी व्यक्ति भारत में रजिस्ट्रीकृत पोत विमान चाहे कहीं भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो क्रूज पे ट्रेवल कर रहा है और वो भारत में रजिस्ट्रीकृत क्रूज है और उस पे जाके अपराध करता है, भले वो विदेशी ही क्यों ना हो, लेकिन वो विमान जैसे एयरप्लेन है, अगर भारत में उसका रजिस्ट्रीकरण हुआ है और एयरप्लेन में कोई अपराध करता है, मारपीट करता है, तो भी वह आईपीसी के तहत गवर्न होगा। तो अगर भारत में रजिस्ट्रेड कोई पोत या विमान है तो कोई भी व्यक्ति, यहाँ नागरिक नहीं, कोई भी व्यक्ति आ जाएगा, उसके ऊपर आईपीसी लागू हो जाएगी। और तीसरे क्लास में कहता है कोई भी व्यक्ति कहीं से भारत में स्थित कंप्यूटर साधन को लक्ष्य बनाते हुए अपराध करता है। मतलब अगर कोई वायरस डालना चाह रहा है हमारे कंप्यूटर में, हैक करना चाह रहा है, कंप्यूटर साधन को डिफाइन किया गया है सेक्शन 21 के आईटी एक्ट। पूछ सकता है कि कंप्यूटर साधन किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 21 के आईटी एक्ट 2000 में डिफाइन किया गया है। ठीक, तो कोई भी अगर उसको लक्ष्य बना के अपराध करेगा तो भी जो है वह आईपीसी के तहत आएगा। और ये जो तीसरा क्लॉज है, आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008 से जोड़ा गया और ये 27/10/2009 से लागू है। तो पूछ सकता है कि जो कंप्यूटर साधन वाला है ये किस अमेंडमेंट से जोड़ा गया। तो आईटी एक्ट अमेंडमेंट 2008 से जोड़ा गया, ये ध्यान रखिएगा। सेक्शन 5 कहता है आईपीसी नॉट अप्लाई आर्मी लॉ, स्पेशल लॉ और लोकल लॉ। आर्मी लॉ, स्पेशल लॉ और लोकल लॉ पे आईपीसी अप्लाई नहीं होती है। सेक्शन 6, चैप्टर 4 अप्लाई ऑल डेफिनेशन, पीनल प्रोविजन एंड एक्सेप्शन। सेक्शन 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि जो चैप्टर 4 है, साधारण अपराध वाला चैप्टर है, वो सभी डेफिनेशन पे लागू होगा, सभी पीनल प्रोविजन पे लागू होगा, सभी एक्सेप्शन पे लागू होगा। सेक्शन 7 जो कहता है कि वंस एक्सप्लेन्ड ऑलवेज एक्सप्लेन। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की बात की गई, अगर किसी को एक्सप्लेन कर दिया गया है तो आईपीसी में कहीं भी वह शब्द आएगा तो उसका एक्सप्लेनेशन वही माना जाएगा। सेक्शन 8 में है लिंग, नर या नारी से संबंधित है, एज कोई मैटर नहीं करता। सेक्शन 9 में है वचन। सेक्शन 10 में है पुरुष या स्त्री। पुरुष किसी भी आयु का नर होगा, स्त्री किसी भी आयु की नारी होगी। सेक्शन 11 में व्यक्ति है, कंपनी, संगम या कोई निकाय, चाहे निगमित हो या न निगमित हो। सेक्शन 13 में क्वीन है, 1950 से निश्चित कर दिया गया। तो पूछ सकता है कि कब से इसको निश्चित किया गया, 1950 से। सेक्शन 14 में है सरकार का सेवक। सेक्शन 17 में है सरकार। सेक्शन 18 में है भारत, संपूर्ण भारत पर। सेक्शन 19 है न्यायाधीश। न्यायाधीश में सारे न्यायाधीश आएंगे, लेकिन केवल विचारणार्थ सुपुर्द करने की किसी को शक्ति है कि वो केवल कमिट करने का पावर उसके पास है, तो वो न्यायाधीश नहीं होगा। और सेक्शन 20 में है न्यायाधीश कहाँ बैठते हैं, न्यायालय में बैठते हैं। एक्टिंग जुडिशियरी जो करते हैं वही न्यायालय है। सेक्शन 20। सेक्शन 21 लोक सेवक, यहाँ गिनवाया गया है किसको किसको लोक सेवक माना गया है, ये देखते हैं।
सेना, नौसेना, वायुसेना के आयुक्त लोक सेवक हैं, न्यायाधीश लोक सेवक हैं, न्यायालय का हर ऑफिसर लोक सेवक है, न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करने वाला जूरी, असेसर या पंचायत का सदस्य लोक सेवक है, मध्यस्थ लोक सेवक है। देखिए कंफ्यूजन मध्यस्थ में आती है, तो मध्यस्थ भी लोक सेवक है। सरकार का हर ऑफिसर जो इत्तिला दे, अपराधियों को उपस्थित करे या उनके हेल्थ और सेफ्टी पे ध्यान रखे, वो लोक सेवक है। परिरोध में रखने वाला अधिकारी लोक सेवक है। निर्वाचक नियमावली तैयार करने वाला अधिकारी लोक सेवक है। फीस या पारिश्रमिक पाने वाला सरकार से वो लोक सेवक है। निगम या कंपनी वो लोक सेवक है। लोक सेवक का मतलब इतना ध्यान रखिए, जो सरकार से वेतन पा रहे हैं या कुछ भी अमाउंट उनको मिल रहा है पारिश्रमिक रूप में, वो सब लोक सेवक में आ जाएंगे। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 22 में। सेक्शन 22 है मूर्त संपत्ति, इंक्लूड कॉर्पोरल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट लैंड, थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ, परमानेंटली फास्टेंड थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ। ये 3 चीजें एक्सेप्शन में आती हैं, भूमि या भूमि से जकड़ी हुई कोई वस्तु, या जो अटैच पृथ्वी से कोई चीज अटैच है वो। ठीक है। मूर्त संपत्ति सेक्शन 22 में क्या है? मूर्त संपत्ति है। सेक्शन 23 में क्या है? सदोष अभिलाभ, विधि विरुद्ध साधनों द्वारा संपत्ति का लाभ प्राप्त करना, प्राप्त करने वाला हकदार नहीं होता है, तो उसको कहते हैं सदोष अभिलाभ। विधि विरुद्ध साधनों द्वारा संपत्ति का लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति हकदार नहीं होता है, वो सदोष अभिलाभ है। सदोष हानि, विधि विरुद्ध साधनों द्वारा संपत्ति की हानि होती, हानि उठाने वाला हकदार होता है, तो वो जो है सदोष हानि है। सेक्शन 24 बेईमानी से है, व्यक्ति सदोष लाभ या सदोष हानि कारित करे, बेईमानी से कहा जाएगा। कोई व्यक्ति अगर सदोष लाभ और सदोष हानि कारित करता है तो वो बेईमानी से कहा जाएगा। सेक्शन 25 कहता है कपट पूर्वक, कपट करने के आशय से, इतना याद रखिए बस, कपट करने के आशय से कोई कार्य किया गया तो कपट पूर्वक कहलाएगा। सेक्शन 26 विश्वास करने का कारण। सेक्शन 28 कूटकरण। सेक्शन 29 दस्तावेज। सेक्शन 29A इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख IT अमेंड 2000। ये ध्यान रखिए, आप लोग को लग रहा है कि सर एक एक पढ़ते चले जा रहा है, आपको इसको नोट्स बनाना है और डेली रिवाइज करना है। दिन में एक बार आप इसको रिवाइज करेंगे तभी ये जाके तैयार होगा। यही क्वेश्चन आपके फुटकरिया क्वेश्चन आपको जो है परेशान करते हैं। अब उसमें बेयर राइटर तो बहुत सारा लिखा है, तो मैंने उसको निचोड़ निकाल लिया है। अब आप इसको लिखना है। मेरा लेक्चर इसे बहुत मायने नहीं रखेगा, आप कितनी बार लिख करके रिवाइज करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सेक्शन 30 में मूल्यवान प्रतिभूति है। सेक्शन 31 में विल है। वसीयती दस्तावेज का दोषक पूछ लेता है, अवसीयती, ध्यान रखिएगा, वसीयती दस्तावेज का दोषक है। सेक्शन 33 कार्य या लोप है। सेक्शन 35 एन एक्ट विच क्रिमिनल ओनली बाय रीजन ऑफ क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज, ऐसा कोई कार्य जो केवल वो क्रिमिनल इसलिए बन गया है, इस कारण बन गया है कि वह उसका इंटेंशन और नॉलेज जो है क्रिमिनल था। ठीक। सेक्शन 36 इफेक्ट कॉज्ड बाय पार्टली बाय एक्ट और ओमिशन। अब कोई पार्टली एक्ट कर रहा है कि कोई किसी को पीट रहा है, कोई खाना देने में लोभ कर रहा है और उससे व्यक्ति मर जाए, तो पार्टली भी जो वो दोनों जिम्मेदार होंगे। सेक्शन 37 कोऑपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट्स, अगर कोई जो है सहायता करता है कई लोग मिल करके तो भी सब लोग दायी होंगे। और सेक्शन 38 पर्सन कंसर्न इन क्रिमिनल एक्ट मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस। सेक्शन 38 बताता है कि जो लोग कई लोग मिलकर के कोई अपराध कर रहे हैं तो डिफरेंट ऑफेंसेस के लिए भी चार्ज फ्रेम किया जा सकता है। सेक्शन 39 है स्वेच्छापूर्वक, इंटेंशन, नॉलेज, रीजन टू बिलीव। सेक्शन 40 है अपराध। सेक्शन 41 है विशेष विधि, पर्टिकुलर सब्जेक्ट, याद रखिएगा। और सेक्शन 42 है स्थानीय विधि, पर्टिकुलर पार्ट। पहले विशेष विधि आता है फिर स्थानीय विधि आता है, इस पर कंफ्यूजन आता है। तो पहले विशेष लोग आएंगे फिर स्थान के लोग आएंगे, पहले बाराती खाएंगे तब घराती खाएंगे, ध्यान रखिए। विशेष मतलब बाराती, स्थानीय घर, स्थान के लोग जो है घराती है। 41-42। 43 में अवैध है। 44 में क्षति है, किसी व्यक्ति के शरीर, मन, संपत्ति या ख्याति पर अगर कोई आघात होता है तो उसको क्षति माना जाता है। सेक्शन 45 में जीवन है, वो ह्यूमन बीइंग की बात करता है। सेक्शन 46 में मृत्यु है, ह्यूमन बीइंग की बात करता है। पहले जान लीजिए जीवन होगा उसके बाद मृत्यु आएगी, तो 45-46 पहले जीवन बाद मृत्यु। 47 में जीव जंतु हैं और 48 में जलयान है। 49 में ईयर मंथ है, ब्रिटिश कैलेंडर,
इसके ध्यान रखिएगा। जो ईयर मंथ लिया जाता है इसमें ब्रिटिश कैलेंडर के माध्यम से लिया जाता है, ग्रेगोरियन नहीं है, जो ब्रिटिश है। सेक्शन 50 में है धारा, 51 में है शपथ। सेक्शन 51 में शपथ ली जाती है। 52 में सद्भाव पूर्वक को परिभाषित किया गया है। सम्यक सतर्कता ध्यान के बिना की गई या विश्वास की गई, ऐसा कोई नकारात्मक डेफिनेशन है इसका। गुड फेथ नहीं माना जाएगा। विदाउट ड्यू केयर एंड कॉशन, अगर विदाउट ड्यू केयर एंड कॉशन कोई कार्य किया जा रहा है तो वह जो है सद्भाव पूर्वक नहीं माना जाएगा। और 52A में है संशय हार्बर, और पत्नी अगर पति को संशय देती है तो वह जो है संशय में नहीं आएगा। तो ये छोटा सा एक लेक्चर था। इसी तरीके से मैं 511 सेक्शन पे लेक्चर बनाऊंगा टोटल, और आपका काम है कि आप इसका नोट्स बनाएं। मैं इसका PDF प्रिंट फोटो खींच करके अपने टेलीग्राम चैनल उड़ान ला एकेडमी पे डाल दूंगा, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दूंगा, और भी जो भी माध्यम है फेसबुक वगैरह सब जगह आपको मिल जाएगा। और नहीं चाहिए तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो ये पार्ट 1 था। इसी तरीके से कई पार्ट में हम आईपीसी को समाप्त करेंगे। और जो यूपी एपीओ टारगेट 50 के बैच के बच्चे हैं वो तो जरूर इसको लिख लें, और उनको तो टारगेट डेली मिल ही रहा है। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।